नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप जैसा कि मैंने कल कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन का एक सीरीज़ बनाऊंगा, तो आज उसी सीरीज के साथ हूँ। जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे इस सेट में मिलेंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नर्तकी की माप क्या है। जो नर्तकी की प्रतिमा है उसकी माप क्या है? तो इसकी माप जो है 10.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये नर्तकी की प्रतिमा की संपूर्ण माप है, ठीक है, जो कि डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं। तो ये आप पहला याद रखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, नर्तकी की माप क्या है? तो 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये इसकी संपूर्ण माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की प्रतिमा का समय क्या है? जो समय है सिलेबस के अनुसार वो है 2500 BC। ये नर्तकी की प्रतिमा का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है? ठीक है, तो ये जो प्रतिमा प्राप्त है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, ठीक है। डांसिंग गर्ल जो है वो प्रतिमा प्राप्त है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कि नर्तकी की प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है नेशनल म्यूजियम में, ठीक है। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, वहाँ पर संग्रहित है ये, ठीक है, दिल्ली। ये याद रखेंगे, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष धड़ यानी कि मेल टोर्सो, मेल टोर्सो पुरुष धड़, ये कहाँ से प्राप्त है? तो ये प्राप्त है हड़प्पा से, ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त है ये पुरुष धड़, जिसको बोलते हैं मेल टोर्सो। नेक्स्ट है, पुरुष धड़ की माप क्या है? यानी जो मेल टोर्सो है उसकी माप क्या है? तो उसकी माप है 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी जो है संपूर्ण माप है, ये याद रखेंगे, ठीक है। 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष धड़ कहाँ संग्रहित है? मेल टोर्सो कहाँ पे संग्रहित है? तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, मातृदेवी यानी कि मदर गॉडेस, मदर गॉडेस कहाँ से प्राप्त है? तो मातृदेवी जो है ये प्राप्त है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है ये, इसको बोलते हैं मदर गॉडेस या हिंदी में मातृदेवी। नेक्स्ट है, मातृदेवी का माध्यम क्या है? जो मदर गॉडेस है उसका मीडियम क्या है? तो मदर गॉडेस जो है वो है टेराकोटा में, ठीक है। टेराकोटा की है ये मदर गॉडेस की मूर्ति। नेक्स्ट है, मदर गॉडेस कहाँ संग्रहित है? मातृदेवी कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृदेवी की माप क्या है? तो मदर गॉडेस की जो माप है वो 22 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है, ये सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है, सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ किस काल से संबंधित है? ठीक है, तो जो सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है वो किस काल से है? तो वो है मौर्य काल से। नेक्स्ट है, सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ये संग्रहालय का नाम है सारनाथ, ठीक है, सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है, चौरी बेरल प्रतिमा किस काल की है? चौरी बेरल जो प्रतिमा है दीदारगंज अच्छी, वो किस काल की है? तो वो है मौर्य काल की, ठीक है, मौर्य काल की प्रतिमा है।
नेक्स्ट है चौरी बेरल प्रतिमा कहाँ संग्रहित है। तो चौरी बेरल जो प्रतिमा है वो संग्रहित है पटना म्यूजियम में, ठीक है, पटना संग्रहालय जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है चौरी बेरल प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रतिमा को दीदारगंज यक्षी भी बोलते हैं। तो ये प्रतिमा प्राप्त है दीदारगंज से। नेक्स्ट है तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व हेड किस काल से संबंधित है। ठीक है, जो तक्षशिला से प्राप्त है बोधिसत्व हेड वो किस पीरियड का है। तो पीरियड है गांधार, ठीक है, गांधार काल का है वो, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व की माप क्या है। ठीक है, जो कि गांधार से प्राप्त है उसकी माप क्या है। तो उसकी माप जो है वो है 27.5 इंटू 20 × 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 × 5 × 20 × 15 सेंटीमीटर, ये इसकी पूरी माप है इस बोधिसत्व सिर की, जो कि तक्षशिला से प्राप्त है और गांधार काल का है। नेक्स्ट है कटरा से प्राप्त बैठे बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है। ठीक है, तो जो कटरा से प्राप्त है बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा वो किस काल की है, किस काल से संबंधित है। तो वो है कुषाण, ठीक है, कुषाण काल से संबंधित है वो, याद रखेंगे। कुषाण में अगर पूछेगा तो ये मथुरा वाली प्रतिमा है। ठीक है, कटरा जो है ये मथुरा में है, तो वो कुषाण पीरियड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटरा से प्राप्त बैठे बुद्ध की प्रतिमा कहाँ संग्रहित है। ठीक है, अभी वर्तमान में ये जो कुषाण काल की प्रतिमा है वो कहाँ पर संग्रहित है। तो मथुरा में संग्रहित है। ठीक है, यानी कि मथुरा संग्रहालय में, मथुरा से प्राप्त है और मथुरा में ही संग्रहित है। नेक्स्ट है सारनाथ से प्राप्त बैठे बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है। ठीक है, दो प्रतिमाएं एक ही जैसी हैं, एक सारनाथ से प्राप्त है एक कटरा से प्राप्त है। तो सारनाथ वाली प्रतिमा जो है वो किस काल की है। तो वो है गुप्त काल की। ठीक है, वो गुप्त काल की है। नेक्स्ट है सारनाथ से प्राप्त बैठे बुद्ध की प्रतिमा संग्रहित कहाँ पर है। ठीक है, जो सारनाथ से प्राप्त है गुप्त काल की बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा वो वर्तमान में सारनाथ म्यूजियम में है। ठीक है, सारनाथ संग्रहालय में है, याद रखेंगे। गुप्त काल की है यानी 5वीं सदी की। नेक्स्ट है गुप्त काल से संबंधित जैन प्रतिमाएं कहाँ संग्रहित हैं। ठीक है, गुप्त काल में जैन प्रतिमाएं भी मिली हैं जो कि गुप्त काल की हैं 5वीं शताब्दी की। तो वो जैन प्रतिमाएं जो हैं कहाँ संग्रहित हैं। तो वो संग्रहित हैं राज्य संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, नेशनल म्यूजियम लखनऊ में वो संग्रहित हैं। ठीक, नेक्स्ट है अजंता में कितनी गुफाएं हैं। तो अजंता में जो है टोटल 30 गुफाएं हैं, 30। नेक्स्ट है अजंता में चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं। तो चैत्य गुफाएं जो हैं 9, 10, 19, 26 और 29, ये जो 5 गुफाएं हैं ये चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन है अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो जो अजंता गुफा है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 106 किमी दूर जो जलगांव स्टेशन है वहीं पर फरदापुर गांव के पास स्थित है। ठीक है, आप वैसे महाराष्ट्र याद रखेंगे। ठीक है, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्म पाणी चित्र अजंता की किस गुफा से है। ठीक है, जो पद्म पाणी चित्र है वो अजंता की किस गुफा से है। तो फर्स्ट गुफा से, गुफा संख्या 1 से है ये बोधिसत्व पद्म पाणी। ठीक है, म्यूरल पेंटिंग है 5वीं शताब्दी इसका समय है। नेक्स्ट है मार विजय मूर्ति, ये अजंता की किस गुफा में है। तो मार विजय जो प्रतिमा है वो गुफा नंबर 26 में है। ठीक है, गुफा संख्या 26 में 5वीं शताब्दी की मानी जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है गंगा अवतरण मूर्ति शिल्प कहाँ से संबंधित है। तो गंगा अवतरण जो मूर्ति शिल्प है, डिसेंट ऑफ गंगा, ये संबंधित है पल्लव काल से। ठीक है, पल्लव वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम स्मारक का निर्माण किस वंश से संबंधित है। सेम है, पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश से ही संबंधित है महाबलीपुरम के जितने भी स्मारक हैं। पल्लव वंश, जो लोकेशन अगर देखेंगे तो तमिलनाडु। ठीक है, टाइमिंग है 7वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबवत रेखा क्या प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, तो जो लंबवत रेखा है यानी कि ये रेखा, ठीक है, ए बी, ये रेखा क्या प्रभाव दर्शाती है। तो ये जो रेखा प्रभाव दर्शाएगी वो स्थायित्व का प्रभाव है। ठीक है, स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, पहला ये हो जाएगा। इसके बाद ये रेखा जो प्रभाव दर्शाएगी वो है गौरव का प्रभाव है। ठीक है, गौरव यानी डिग्निटी, इनमें से कोई भी आ सकता है। शक्ति का प्रभाव दर्शाएगी, ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ। ठीक है, स्थायित्व का स्टेबिलिटी, गौरव का डिग्निटी और शक्ति यानी स्ट्रेंथ, ये सारे जो प्रभाव हैं वो लंबवत रेखा दर्शाती है। ठीक है, इसके अलावा भी है एस्पिरेशन दर्शाती है यानी कि आकांक्षा। तो इतना याद रख लेंगे कम से कम। ठीक है, एक रेखा के लिए। दूसरी है सीधी पड़ी रेखा क्या दर्शाती है। ठीक है, ये जो रेखा है वो क्या प्रभाव दर्शाती है। तो ये दर्शाएगी विश्राम का प्रभाव है। ठीक है, विश्राम है। इसके बाद शांति भी दर्शाती है, बैलेंस दर्शाती है यानी संतुलन। ठीक है, तो ये जो सीधी पड़ी रेखा होती है ये विश्राम, शांति, संतुलन, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। मौन, ये प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोणीय रेखा क्या प्रभाव दर्शाती है। जो कोणीय रेखा है, ठीक है, जो कोण बनाती है, तो ये रेखाएं जो प्रभाव दर्शाती हैं सबसे पहले असुरक्षा। ठीक है, असुरक्षा का प्रभाव दर्शाती है, व्याकुलता का, संघर्ष का। तो ये सारे प्रभाव जो है वो कोणीय रेखा दर्शाती है। नेक्स्ट है कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा क्या प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, जो कर्णवत रेखा है वो दर्शाती है सबसे पहले उत्तेजना, उत्तेजना का प्रभाव दर्शाती है, बेचैनी और व्याकुलता। ठीक है, लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन रेखाओं के प्रभाव से, तो एक आध क्वेश्चन का चांस है इस बार भी। सारे एग्जाम में ही आता है तो याद रखेंगे। जो कर्णवत रेखा है वो उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता दर्शाती है। इसके बाद है एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा क्या दर्शाती है। ठीक है, एक पुंजी यानी एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाने वाली रेखाओं को बोलते हैं। तो एक पुंजीय जो रेखा है वो दर्शाती है सबसे पहले स्वच्छंदता। ठीक है, उसके बाद प्रसार। ठीक है, यानी कि एक्सपेंशन जो है। उसके बाद एम्बिशन दर्शाती है, अभिलाषा। ठीक है, स्वच्छता, प्रसार, अभिलाषा, उसके बाद शोभा यानी ग्लोरी। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है एक पुंजीय रेखा। नेक्स्ट है जो लास्ट टाइम आया था एग्जाम में कि चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो जो चक्राकार रेखाएं हैं वो दर्शाती हैं गति, यही आया था वैसे एग्जाम में। गति, शक्ति भी दर्शाती हैं, गति, शक्ति और उत्तेजना। ठीक, तो इसके कुछ प्रभाव चक्राकार रेखा के वो याद रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है कि रंग की शुद्धता के परिचायक है। ठीक है, ये जो एलिमेंट ऑफ आर्ट है या सडन जो भी चीज़ें स्टार्टिंग में आती हैं उसी से क्वेश्चन है ये रिलेटेड। तो ये काफ़ी बार पूछता है रंग वाले ऑप्शन से कि रंग की शुद्धता का परिचायक क्या है, तो उसको बोलते हैं सघनता। ठीक है, ये याद रखेंगे। जो आप वर्ण के गुण पढ़ेंगे, रंग के गुण, तो उसमें 3 आते हैं, रंगत, मान, सघनता, तो उसी में से ये एक है। ठीक है, रंग की शुद्धता का परिचायक क्या है, तो उसकी सघनता उसकी शुद्धता का परिचायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग कौन से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, या फिर कौन सा प्रभाव दर्शाता है। तो जो लाल रंग है वो प्रसन्नता दर्शाता है। ठीक है, प्रसन्नता में खुशी, उल्लास, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रेम दर्शाता है, क्रोध भी दर्शाता है। ठीक है, इस रंग के प्रभाव हैं। ठीक है, भय, भय भी दर्शाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं, घृणा भी, तो इतनी चीज़ें हैं जो लाल रंग दर्शाता है, उसके प्रभाव हैं। प्रसन्नता, प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। ठीक है, ये लाल रंग के सब प्रभाव हैं। नेक्स्ट है पीला रंग। पीले रंग के जो प्रभाव हैं वो है सबसे पहले तो प्रकाश। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस रंग में प्रकाश पाया जाता है, तो पीला रंग ही है। तो पीला रंग का एक प्रभाव प्रकाश भी है। इसके बाद चमक है। ठीक है, बुद्धिमत्ता है। ये सारे प्रभाव हैं पीले रंग के। ठीक है, गर्व भी है। नेक्स्ट है नीला रंग। ठीक है, नीले रंग के कौन कौन से प्रभाव हैं, तो नीला रंग सबसे पहले ठंडा रंग है, तो ये इसका जो मेन है वो शीतलता है। ठीक है, उसके बाद सत्यता। ठीक, नीला रंग जो है रात्रि भी दर्शाता है। ठीक है, आकाश भी दर्शाता है। तो ये सारे इसके प्रभाव हैं इस रंग के। नेक्स्ट है हरा रंग। हरा रंग के कौन कौन से प्रभाव हैं, तो इसके जो प्रभाव हैं सबसे पहले वसंत है। ठीक है, मनोहरता और हरियाली, ये सारे ग्रीन रंग, हरे रंग के प्रभाव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नारंगी रंग। नारंगी रंग के जो प्रभाव है सबसे पहले तो नारंगी रंग जो है इस ज्ञान का रंग है। उसके बाद है वीरता। वीरता का प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, प्रेरणा का प्रभाव दर्शाता है। तो ये याद रख लेंगे नारंगी रंग के कौन कौन से प्रभाव हैं, तो ज्ञान, वीरता और प्रेरणा। नेक्स्ट है बैगनी रंग के कौन कौन से प्रभाव हैं, तो ये राजसी रंग माना जाता है। ठीक है, राजसी है और रहस्य भी दर्शाता है, सम्मान भी दर्शाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रभाव हैं इस रंग के। इसके बाद आता है श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग। इसके जो प्रभाव हैं सबसे पहले तो शांति। ठीक है, उसके बाद है एकता, स्वच्छता, ये सारे हैं प्रभाव सफ़ेद रंग के, श्वेत रंग के। नेक्स्ट है काला रंग कौन कौन से प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, काला रंग जो दर्शाता है सबसे पहले अंधेरा। ठीक है, भय, बुराई, ये सारे जो हैं काले रंग के प्रभाव हैं। अवसाद, ठीक है, यानी डिप्रेशन, ये सब कुछ है जो कि रंगों से संबंधित जितने भी रंग हैं उनका जो जो प्रभाव है वो सारा इसमें दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलाकार का कार्यक्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो कलाकार का जो कार्यक्षेत्र है वो कहलाता है अंतराल। ठीक है, चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है वो कहलाता है अंतराल।
उसे ही कलाकार का कार्यक्षेत्र भी कहलाएगा अंतराल। ठीक है, कोई भी पेपर कैनवास होता है तो ये पूरा जो है स्पेस है, इस पर ही कलाकार कुछ बनाने वाला है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं अंतराल। तो याद रख लेंगे, कलाकार के कार्यक्षेत्र को अंतराल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है रूप भेद क्या है। ठीक है, जो आप लोगों ने सड़ंग पढ़ा होगा तो उसी का ये पाठ है रूप भेद। तो रूप भेद का अर्थ है रूप में भिन्नता। ठीक है, बहुत बार जो सड़ंग के जितने भी पॉइंट हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं कि रूप भेद क्या है। तो रूप भेद है रूप में भिन्नता। आप ऑप्शन में देखेंगे रूप में भिन्नता, या फिर उसको बोलते हैं सही दृष्टि का ज्ञान। ठीक है, ये कहलाता है रूप भेद। तो ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो आप रूप भेद पे करेक्ट करेंगे कि रूप भेद क्या है, तो रूप में भिन्नता या फिर दृष्टि का ज्ञान। नेक्स्ट है सही अनुपात, नाप तथा बनावट को क्या कहते हैं। ये सारे फंडामेंटल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही अनुपात, नाप तथा बनावट को कहते हैं प्रमाण। ठीक है, ये भी सड़ंग का ही एक अंग है। प्रमाण मतलब सही अनुपात, नाप तथा बनावट। ठीक है, या फिर इसको एक बार आ चुका एग्जाम में, उसमें सही कराया था सुसंगत विभाजन। सुसंगत विभाजन एवं आकार की माप का ज्ञान। ठीक है, आकार की माप का ज्ञान, ये कहलाता है प्रमाण। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आकार के प्रकट एवं अप्रकट सौंदर्य को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का जो दिखने वाला सौंदर्य है या फिर जो न दिख रहा है वो जो सौंदर्य है उसको क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है उसका लावण्य योजना। ठीक है, लावण्य योजना याद रखेंगे कि कलात्मकता एवं सौंदर्य का समावेश, उसको भी बोलते हैं लावण्य योजना। वो चाहे प्रकट हो चाहे अप्रकट हो। ठीक है, आकार का प्रकट एवं अप्रकट सौंदर्य लावण्य योजना कहलाता है। ये सड़ंग का अंत है। ठीक है, शांत रस, शांत रस की खोज किसने की है, तो वो हो जाएंगे अभिनव गुप्त। ठीक है, जो शांत रस है उसकी खोज की है अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है कि चित्र संयोजन के सिद्धांत, ये भी फंडामेंटल के ही अंतर्गत आता है। पहला कला के तत्व या फिर पहला सड़ंग होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो कला के तत्व, इसके बाद फंडामेंटल में जो तीसरा आता है वो यही चित्रकला संयोजन के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें जो है चित्र संयोजन के सिद्धांत में प्रभावित का क्या उद्देश्य है, प्रभाविता का। तो प्रभाविता से जो होता है एक रसता समाप्त होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, एक रसता समाप्त होती है प्रभाविता के सिद्धांत से। ठीक है, मान लीजिए अगर 10 फिगर हैं, ठीक है 10 फिगर है, उसमें एक फिगर काफ़ी अट्रैक्टिव है या किसी खास पर्सन का है, तो वो जो है अलग लोगों से वो ज़्यादा प्रभावी दिखता है। तो जो सभी लोगों में कॉमन एक रास्ता थी
वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे गांधी जी की यात्रा का अगर दृश्य देखेंगे, बहुत भीड़ है पीछे, बट हम गांधी जी को ही नोटिस करते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि उसमें चित्र में एक रास्ता समाप्त हो चुकी है और कोई एक पर्सन जो है मेन हीरो के रूप में है आगे। तो ये याद रखेंगे कि चित्र संयोजन के सिद्धांत में प्रभाविता जो है उससे एक रास्ता समाप्त होती है। चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया दूसरे टाइप से क्वेश्चन था, बट याद रखेंगे चित्रकार का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो अंतराल। ठीक है, कलाकार का कार्य क्षेत्र या फिर चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण कहलाता है, अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अंतराल क्या है, तो कलाकार का कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का समय क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है सिंधु सभ्यता का जो समय सिलेबस या सारी जगहों पे जो मिला है वही हम मेंशन करेंगे। ठीक है, जो समय है सिंधु सभ्यता का वो है 2500 BC से 1500 BC। ठीक है, ये है मेन समय सिंधु सभ्यता का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वैदिक काल का समय क्या है। ठीक, 1500 से 600 BC यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, यही माना जाता है पूरा 1500 से 600 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है वेदों से। ठीक है, जो हमारे 4 वेद हैं उनसे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन, ये क्वेश्चन बहुत लाइटली पूछता भी है कि कहाँ से आपको वैदिक सभ्यता की जानकारी मिली, जो हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में किस कलाकार के नाम का अंकन है। ये भी वैदिक से ही क्वेश्चन है। तो रामायण में जिस कलाकार के नाम का अंकन है वो है मय। ठीक है, जो मय था उसने सीता जी की प्रतिमा बनाई थी, सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो रामायण में मय नामक शिल्पी का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत में किस कलाकार के नाम का अंकन है। तो महाभारत में जो कलाकार हैं वो है चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा ने एक पोर्ट्रेट बनाया था, व्यक्ति चित्र। ठीक है, जो उषा थी, उषा ने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा था, तो उन्होंने आके चित्रलेखा को बताया, तो स्वप्न के आधार पर इन्होंने एक चित्र बनाया था। ठीक है, वो जो चित्र था वो था राजा अनिरुद्ध का। ठीक है, तो इसमें जो कलाकार का नाम है वो है चित्रलेखा। महाभारत में लिखा गया है कि चित्रलेखा ने उषा के स्वप्न में देखे गए अनुसार जो चित्र बनाया वो था राजा अनिरुद्ध का। तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कामसूत्र में कितनी कलाओं का अंकन है। तो कामसूत्र में कलाएं जो हैं 64 कलाओं का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत किस गुफा से मानी जाती है। तो भित्ति चित्रण की शुरुआत मानी जाती है जोगी मारा से। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आएगा कि भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत किस गुफा से या कब मानी जाती है, तो जोगी मारा से 300 BC टाइमिंग है। ठीक है, मौर्य काल की गुफा है। नेक्स्ट है जोगी मारा गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने और कब बनाई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी प्रतिलिपियाँ किसने कब बनाई हैं। तो याद रखेंगे इसकी प्रतिलिपियाँ जो बनाई हैं असित कुमार हल्दर ने बनाई हैं। ठीक है, हल्दर के साथ जो थे वो समरेंद्र नाथ गुप्त थे, समरेंद्र नाथ गुप्त। अब इन्होंने प्रतिलिपियाँ जो बनाई थी समय जो था वो 1914।
ठीक है, 1914 में बनाई थी। आपका समय हो गया। असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाया था। तो आप ये याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है कि चित्रसूत्र में कितने प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। ठीक है, सूत्र में जो पुरुष बताए गए हैं वो 5 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, 5 में याद रख लेंगे। जो पहला हमारा है वो हंस पुरुष, दूसरा जो है वो भद्र पुरुष, तीसरा जो है मालव्य पुरुष, ठीक है, चौथा जो है वो रोचक पुरुष, और 5वां जो है वो सशक्त पुरुष। ठीक है, ये चित्रसूत्र में 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। हंस, भद्र, मालव्य, रोचक और सशक्त। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रसूत्र में हंस पुरुष की माप क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 5 प्रकार के पुरुष हैं, तो उसमें पहला जो है हंस पुरुष है। तो हंस पुरुष की माप क्या है। ठीक है, तो हंस पुरुष की जो माप बताई गई है वो है 108 अंगुल। नेक्स्ट है चित्रसूत्र में भद्र पुरुष की माप क्या है। तो जो भद्र पुरुष हैं उनकी जो माप बताई गई है वो 106 अंगुल। नेक्स्ट है मालव्य पुरुष। तो मालव्य पुरुष की क्या माप है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चित्रसूत्र तो मालव्य पुरुष की जो माप है वो है 104 अंगुल। नेक्स्ट है रोचक पुरुष। रोचक पुरुष की जो माप है वो है 100 अंगुल। ठीक, नेक्स्ट है सशक्त पुरुष। तो सशक्त पुरुष की जो माप है वो है 90 अंगुल। ठीक है, 90 अंगुल। तो ये सारा याद रखेंगे। एक चीज़ और इसके लिए याद रखेंगे कि एक ताल बराबर जो होता है 12 अंगुल। ठीक है, एक ताल बराबर 12 अंगुल। अब एक ताल जो है एक जो हथेली होती है उसको बोलते हैं एक ताल जो होता है एक हथेली के बराबर होता है या एक सिर के बराबर होता है। तो एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि सशक्त पुरुष कितने ताल के हैं, मालव्य पुरुष कितने ताल के हैं, रोचक पुरुष कितने ताल के हैं। ठीक है, मैंने अंगुल बताया। अब इसमें एक ताल बराबर 12। ठीक है, 12 अंगुल। तो उस हिसाब से आप सारे पुरुषों का ताल निकाल लीजिए कि कितने वो ताल के हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अंग है। तो ये है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग है ये चित्रसूत्र। ठीक है, अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस अध्याय को चित्रसूत्र कहते हैं। तो अध्याय जो है 35 से लेकर 43 तक को चित्रसूत्र बोलते हैं, जिसमें 9 अध्याय आते हैं। ठीक है, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो 9 टोटल अध्याय हैं उसमें। और अध्याय शुरू है 35वां अध्याय से लेकर 43 अध्याय तक के भाग को चित्रसूत्र बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, चित्रसूत्र से क्वेश्चन आते हैं। अगर वैदिक से पूछेगा तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट है बाघ गुफा किस काल से संबंधित है। तो बाघ गुफा जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। बाघ के बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना हो तो पूरा एक वीडियो मैंने बाघ पर बनाया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ गुफा कहाँ स्थित है। तो बाघ जो गुफा स्थित है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ज़िले का नाम है धार। ठीक है, धार जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है। तो बाघ गुफा का प्राचीन नाम है कलयन। ठीक है, या फिर कलायन, दोनों ही नाम है इसके प्राचीन नाम, कलयन या कलायन। बाघ गुफा की खोज किसने की है। तो बाघ गुफा की खोज जो हुई है
1818 में हुई है, डेंजरफील्ड ने की है। ठीक है, ये आप याद रखिए, 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किस कलाकार ने बनाई हैं? तो जो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां हैं वो 1920 में अगर देखेंगे तो मुकुल चंद्र डे ने बनाई है। ठीक है, मुकुल चंद्र डे। इसके बाद 1921 में अगर देखेंगे तो असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु, इन लोगों ने बनाई है, 2 लोगों ने। ठीक, 1920 में मुकुल चंद्र डे, 1921 में असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु। नेक्स्ट है, बाघ गुफा की चौथी गुफा का नाम क्या है? तो चौथी सबसे फेमस गुफा है, उसका नाम है रंग महल। ठीक है, रंग महल बोलते हैं बाघ की चौथी गुफा को। बाघ गुफा जो है अजंता की किस गुफा के समकालीन है? ऐसे क्वेश्चन चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे कि अजंता की जो गुफा संख्या 1 और 2 है, इसके समकालीन है बाघ गुफा। ठीक है, ये गुप्त काल की मानी जाती है बाघ गुफा, 5वीं सदी की। ठीक है, तो अजंता का भी सेम होगा। अजंता की पहली और दूसरी गुफा समकालीन है बाघ गुफा के। ठीक है, सित्तन वासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, सित्तन वासल जो गुफा है वो संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट है, सित्तन वासल की चित्रण तकनीक क्या है? तो सित्तन वासल में जो फ्रेस्को सेस्को है, फ्रेस्को सेस्को एंड फ्रेस्को ब्रूनो, ठीक है, दोनों में काम हुआ है। तो आप याद रखिएगा, सित्तन वासल में दोनों ही विधियों में काम हुआ है, गीली पद्धति में भी और सूखी पद्धति में भी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिगिरिया की चित्रण तकनीक क्या है? ठीक है, तो सिगिरिया की जो गुफा है उसमें जो चित्रण तकनीक है, सेस्को है या फिर ब्रूनो है या फिर दोनों है। ठीक, तो यहाँ पे जो काम हुआ है वो गीली पद्धति में हुआ है, यानी कि ब्रूनो में। ठीक है, फ्रेस्को ब्रूनो यानी गीली पद्धति। नेक्स्ट है, सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो सिगिरिया गुफा स्थित है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में स्थित है। सिगिरिया गुफा की खोज किसने की है? तो खोज 1830 में मेजर फॉर्मस ने की है। ठीक है, 1830 मेजर फॉर्मस। नेक्स्ट है, सिगिरिया गुफा का पुराना नाम क्या है? जो प्राचीन नाम है सिगिरिया गुफा का उसको सिंघल भी बोलते हैं। ठीक है, सिंघल के अलावा आम्रद्वीप बोलते हैं, आम्रद्वीप के अलावा सिंहगिरी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राचीन नाम हैं। इसके बाद ताम्रवर्णी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ पुराने नाम हैं सिगिरिया गुफा के, सिंघल, आम्रद्वीप, सिंहगिरी, ताम्रवर्णी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिगिरिया गुफा से कितनी मेघ कन्याओं की आकृति प्राप्त है? तो टोटल जो मेघ कन्याएं हैं वो हैं 21। ठीक है, इतनी मेघ कन्याओं की आकृतियां मिली हैं। नेक्स्ट है, बादामी गुफा का पुराना नाम क्या है? ठीक है, तो बादामी गुफा का जो पुराना नाम है वातापीपुरम, ये बोलते हैं इसको। प्राचीन नाम जो है बादामी गुफा का वो है वातापीपुरम। नेक्स्ट है, बादामी गुफा की प्रतिलिपियां किस कलाकार ने बनाई हैं? तो बादामी गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वो बनाई हैं के हेब्बर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, JM अहिवासी। ठीक, ललित कला के निमंत्रण पर उन्होंने ये प्रतिलिपियां बनाई थी, के हेब्बर ने और JM अहिवासी ने। ठीक है, ललित कला के निमंत्रण पर इन्होंने बनाया था। इनके जो निर्देशन इनको जो दे रहे थे वो थे कार्ल खंडेलवाल। ठीक, तो उनको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं?
तो बादामी में जो गुफाओं की संख्या है वो है 4। ठीक है, बादामी गुफा की संख्या 4। नेक्स्ट है बादामी गुफा कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर में। ठीक, नेक्स्ट है बादामी गुफा किस काल से संबंधित है, तो जो बादामी गुफा है वो संबंधित है चालुक्य काल से। ठीक है, चालुक्य पीरियड से। नेक्स्ट है चोलकालीन नटराज प्रतिमा का समय काल क्या है, जो चोलकालीन नटराज की प्रतिमा है सिलेबस में देखेंगे तो उसका जो टाइमिंग दिया हुआ है 12वीं शताब्दी। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी आप याद रखेंगे। ठीक है, यही करेक्ट भी करेंगे ऑप्शन में क्योंकि ये मेंशन है पूरा सिलेबस में। ठीक है, जितना भी चोल काल का दिया हुआ है सिलेबस में वो सारा 12वीं शताब्दी। ठीक है, तो इतना अपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं, तो जो संगीत संबंधी चित्र हैं उनको बोलते हैं रागमाला। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ, तो वो है कंपनी शैली। ठीक है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में, अगर ये नहीं है तो आप पहाड़ी शैली भी कर सकते हैं। ठीक है, पहाड़ी शैली ऑप्शन में नहीं है तो कंपनी शैली ऑप्शन में नहीं है तो पहाड़ी शैली। नेक्स्ट है किस गुफा को पंच पांडव के नाम से भी जानते हैं, जो पंच पांडव गुफा है ये बाघ गुफा को जानते हैं पंच पांडव के भी नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है, तो पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ है पाल शैली से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1031 ईस्वी में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनाया था, तो दिलवाड़ा का जो प्रथम मंदिर है वो बनवाया था विमल शाह ने। ठीक है, सिलेबस में देखेंगे तो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड जो प्रतिमा है दिलवाड़ा के मंदिरों से, माउंट आबू से, वो है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर जो है विमल शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट है सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, बहुत इजी ही क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। ठीक, तो याद रखेंगे ये अशोक के समय का है। ठीक, नेक्स्ट है हमजानामा किस पर बनाया गया, हमजानामा का जो चित्रण हुआ है किस पर हुआ है, तो वो हुआ है सूती कपड़े पर आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सूती कपड़ा याद रखेंगे कि सूती कपड़े पे हुआ है। नेक्स्ट है शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी मिलती हैं। ठीक है, अधिकांशतः मूर्तियाँ किसकी शयन मुद्रा में यानी लेटे हुए अवस्था में मिलती हैं, तो विष्णु की मिलती हैं। ठीक है, स्थापत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो शयन मुद्रा की सर्वाधिक मूर्तियाँ जो हैं विष्णु देवता की मिलती हैं। नेक्स्ट है मथुरा मूर्ति शिल्प किस पत्थर के बनाए गए हैं, तो मथुरा मूर्ति शिल्प अधिकांशतः जो हैं वो लाल वलुआ पत्थर के बनाए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं जातक कथाएं। ठीक है, ये भी काफ़ी टाइम मैंने बताया हुआ है। जातक कथाएं जो हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं या कहानियाँ। ठीक है, 547 टोटल जातक कथाओं की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है कुषाण राजवंश का चरम किस राज्य के समय पर था, तो कुषाण काल में जो कुजूल कैडफिसस थे वो संस्थापक राजा थे, बट यहाँ पे चरम पूछ रहा है पीक पीरियड, तो वो थे राजा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के टाइम पर इसका पीक पीरियड था। नेक्स्ट है अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है। ठीक है, सारे स्तूप मैंने बताए हुए हैं एक वीडियो में,
आप जाके देख सकते हैं। तो अमरावती का स्तूप इसमें पूछा है कि किस नदी के किनारे है, तो ये है कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, कृष्णा नदी यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सांची में प्रदर्शित कला एवं शिल्प किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो सांची जो फेमस है वो किस धर्म के लिए फेमस है, तो आपको पता ही होगा, बौद्ध है, स्तूप वगैरह मिले हैं, तोरण द्वार है फेमस। ठीक है, नेक्स्ट है, सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी, जो परगहे की चौकी पर 4 पशु बने हुए हैं वो कौन से हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि कौन कौन से पशु हैं उस पर। तो हाथी है, ठीक है, घोड़ा है यानी अश्व, ये हो जाएगा गज, ये हो जाएगा अश्व, उसके बाद बैल है यानी वृषभ, ठीक है, लास्ट में शेर यानी सिंह। ठीक है, तो ये 4 जानवर हैं, हाथी घोड़ा बैल और शेर, ये सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, मूर्तियों में ऊबदार पॉलिश किस काल की विशेषता है। ठीक है, इसको लस्तरस भी बोलते हैं। ऊबदार पॉलिश जो ये जो विशेषता है, ये विशेषता है मौर्य काल की। ठीक है, मौर्य काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज मूर्ति का माध्यम क्या है। ठीक है, नटराज से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये सिलेबस में भी है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर याद रखेंगे। चोल काल की नटराज की प्रतिमा का माध्यम क्या है, तो माध्यम इसका है कांस्य। ठीक है, कांस्य में बनी हुई है, चोलकालीन धातु मूर्ति है। नेक्स्ट है, साहबदीन और मनोहर किस शैली के कलाकार हैं। तो साहबदीन मनोहर जो हैं वो मेवाड़ के हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, मेवाड़ या फिर उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, जूट की रस्सी में कौन काम करता है। तो जूट की रस्सी, जिसको कि झालर भी बोलते हैं, ठीक है, मैक्रोम भी बोलते हैं, कोई भी नाम दे सकता है एग्जाम में। तो इसमें जो काम करती हैं वो हैं मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी जी काम करती हैं जूट की रस्सी में। नेक्स्ट है, नौवां रस कौन सा है। तो नौवां रस जो है वो है शांत रस। ठीक है, जिसकी खोज की है अभिनव गुप्त ने। ठीक, नेक्स्ट है कि नौवां रस किसने सम्मिलित किया, तो वही हो जाएंगे अभिनव गुप्त। ठीक, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने बताए हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक, चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है, मैंने बता दिया है, 9 अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतनामा का चित्रण कहाँ हुआ है। ठीक है, तो जो चित्रण हुआ है वो हुआ है मांडू में, याद रखिएगा, पूछा भी है एग्जाम में। नेक्स्ट है, नुजूम उल उलूम जो ग्रंथ है वो कहाँ से संबंधित है। तो ये जो ग्रंथ है वो है बीजापुर से संबंधित है। ठीक है, जो दक्षिणी शैली आप पढ़ेंगे तो उसमें बीजापुर है, वहीं पर इस ग्रंथ का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है, तारीफ़ हुसैन शाही ग्रंथ कहाँ से संबंधित है। तो तारीफ़ हुसैन शाही ग्रंथ जो है वो भी अहमदनगर से है, दक्षिणी शैली का ही है। ठीक है, दक्षिणी शैली में मैंने बताया है कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर ये सारे क्षेत्र आते हैं, तो उन्हीं में से बीजापुर का जो है नुजूम उल उलूम है और अहमदनगर का है तारीफ़ हुसैन शाही। ठीक है, नेक्स्ट है, तारीफ़ हुसैन शाही पर किस ग्रंथ का प्रभाव है। तो इस पर जो प्रभाव है वो है नियतनामा का। ठीक है, या फिर नियामतनामा भी इसको लिख के आता है, तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक, असल में ये जो नियतनामा या फिर नियामतनामा जो है वो क्या है। ठीक है, ये जो है ये पाक शास्त्र है। ठीक, पाक शास्त्र मतलब खाना बनाने की कला के बारे में लिखा गया है। ठीक है, खाना बनाने की कला, उसी के बारे में ये पूरा ग्रंथ है। नेक्स्ट है, नुजूम उल उलूम जो है ये किस विषय से संबंधित है। तो ये संबंधित है खगोल विद्या पर। ठीक, बीजापुर का है, खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ है।
ये सारा याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है रागिनी पटहंसिका किससे संबंधित है? तो रागिनी पटहंसिका जो है ये अहमदनगर का चित्र है, ठीक है, ये आप याद रखिए, पटहंसिका अहमदनगर। नेक्स्ट है कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो ये जिसके टाइम पे गोल्डन पीरियड था चित्रकला का वो थे जहांगीर, ठीक है, तो उन्हीं के वही जो थे चित्रकारों के सबसे बड़े संरक्षक थे। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की है? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ जो ओरिएंटल आर्ट है इसकी स्थापना जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गांधार की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत घुमा के पूछा है कि सारनाथ में जो बुद्ध जी पहला धर्मोपदेश दे रहे हैं उसमें जो उनकी प्रवचन मुद्रा है वो क्या है, उस मुद्रा का नाम क्या है? उसको बोलते हैं धर्म चक्र, ठीक है, याद रखेंगे। आपने सुना होगा धर्म चक्र प्रवचन मुद्रा, ठीक है, तो यही मुद्रा का यही नाम है धर्म चक्र। कि गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्म चक्र। नेक्स्ट है गांधार शैली किन शैलियों का मिश्रण है? तो याद रखेंगे भारतीय प्लस ग्रीक, जो वहाँ के देवता थे अपोलो, उन्हीं के जैसा फेस यहाँ पर बना हुआ है बुद्ध जी का, ठीक है। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो मैंने बताया है कि जो डिपेंड है अजंता की चित्रकारी वो जातक कथाओं पर है, ठीक है, तो जातक कथाओं को बनाया गया है अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौणवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो ये बताया है मैंने, याद रखेंगे, व्याकुलता को, ठीक है, व्याकुलता को व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला का मुख्य तत्व क्या है? तो भारतीय चित्रकला का जो मुख्य तत्व है वो है रेखा, ठीक है, यानी कि लाइन, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या है? तो जो प्राचीन विशेषता है अलंकरण की वो भी रेखा ही है, ठीक है, लाइन। नेक्स्ट है कला तत्व जो सभी कलाओं में समान रूप से होता है, ठीक है, ये चाहे कोई भी कला हो उसमें ये जो एलिमेंट ऑफ आर्ट है कंफर्म होता है, तो वो है सामंजस्य, ठीक है, लय जो है वो सारी ही कलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कला तत्व जो सभी कलाओं में समान रूप से होता है तो वो है लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी शैली की खोज किसने की है? तो पहाड़ी शैली की जो खोज है वो मैटकॉफ ने की है, ठीक है, वो याद रखेंगे, काफ़ी बार बताया मैंने, उनका नाम है मैटकॉफ। नेक्स्ट है आफ्टर द साइक्लोन ये चित्र श्रृंखला किसकी है? ठीक है, तो ये है पारितोष सेन की, पारितोष सेन का ये सीरीज है। नेक्स्ट है ययाति चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है? तो ययाति जो चित्र श्रृंखला है वो है ए रामचंद्रन की। नेक्स्ट है गुड़िया चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? ठीक है, तो वो है विकास भट्टाचार्य जी या भट्टाचार्य।
नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। अल्लाह चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है, या फिर इसको बोलते हैं अल्लाह सीरीज। ठीक है, तो अल्लाह सीरीज जो बनाई है वो देवयानी कृष्ण। ठीक है, देवयानी कृष्ण ने बनाई है। नेक्स्ट है कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। तो कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजूल कैडफिसेस। ठीक है, उनका नाम है कुजूल कैडफिसेस। नेक्स्ट है विकर्ण चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है। जो विकर्ण चित्र श्रृंखला है या डायगोनल सीरीज है वो बनाई है तैयब मेहता ने। ठीक है, तैयब मेहता याद रखेंगे। नेक्स्ट है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं श्रीगुप्त। नेक्स्ट है बिजुका चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है। ठीक है, तो बिजुका सीरीज जो है वो अवधेश मिश्र का है, अवधेश मिश्र। ठीक, काफ़ी बार आया एग्जाम में। नेक्स्ट है वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है। तो वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है विंध्य शक्ति। ठीक, वंश के संस्थापकों पर मैंने वीडियो बनाया है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है गार्जियन सीरीज किसकी है। जो गार्जियन चित्र श्रृंखला है वो है के दरोज। ठीक है, के दरोज जी की। ठीक है, सेरामिक में है ये। नेक्स्ट है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ये गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, नेक्स्ट है वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज, ये किसकी है, बहुत बार आई एग्जाम में वर्ड एंड सिंबल सीरीज। ठीक है, तो वर्ड एंड सिंबल सीरीज जो है वो है केसीएस पाणिक्कर की, केसीएस पाणिक्कर या केसीएस पाणिक्कर। नेक्स्ट है खिलजी वंश के संस्थापक कौन है। ये आ चुका है लास्ट टाइम केवीएस में। तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक हैं, अलाउद्दीन नहीं कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसने बनाई है। गीत गोविंद जो है काफ़ी लोगों ने बनाई है, उसमें से शांति दबे याद रखेंगे। ठीक है, शांति दबे याद रखिए। नेक्स्ट है तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है अगस्त चित्र श्रृंखला किसकी है। ठीक है, तो अगस्त श्रृंखला जो है वो है वीरेन डे की, वीरेन डे। नेक्स्ट है सैयद वंश के संस्थापक कौन है। सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज्र खां। नेक्स्ट है उमर खयाम चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है। तो वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, उमर खयाम सीरीज। नेक्स्ट है लोधी वंश के संस्थापक कौन है। तो वो हैं बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ठीक है, नेक्स्ट है मेघदूत चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है। तो मेघदूत पर भी काफ़ी लोगों ने काम किया है, मेघदूत चित्र श्रृंखला पर। यहाँ पर आप एग्ज़ाम के लिए हरिहर लाल मेड़ याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबसार। ठीक है, नेक्स्ट है अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसकी है। तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर की।
ठीक है, उमर ख़याम श्रृंखला और अरेबियन नाइट श्रृंखला, ये दोनों अवनींद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, जितने भी हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, उनकी रचना किस भाषा में हुई है? तो जो भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा में हुई है वेदों की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलती है? ठीक है, तो वो है ऋग्वेद। जो आर्यों की जानकारी है वो किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। नेक्स्ट है, वैदिक काल में आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ठीक है, तो वैदिक पीरियड में जो आर्य है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है श्रेष्ठ जाति। ठीक है, जो आर्य माने जाते थे वो उच्च कुल के माने जाते थे, उच्च कुल या फिर श्रेष्ठ जाति के। ठीक है, तो उसी का है आर्य। आर्य जो है वैदिक काल के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया है? तो प्रथम जो उपदेश दिया था वो दिया था पाली भाषा में। नेक्स्ट है, मारू रागिनी चित्र किसका है? ये सारे चित्र मैंने फिगर के रूप में भी बताए हैं सारे। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देखिए, जो मरु रागिनी चित्र है ये चित्र है साहिबदीन का। ठीक है, साहिबदीन, और जो शैली है वो है मेवाड़। नेक्स्ट है, उत्कल राम किस शैली के कलाकार हैं? तो उत्कल राम जो है ये बूंदी शैली के कलाकार हैं। ठीक है, सिलेबस में देखेंगे, केवी के सिलेबस में देखेंगे तो इसमें इनका एक चित्र भी है राजा अनिरुद्ध का। तो राजा अनिरुद्ध का चित्र जो है उत्कल राम ने बनाया है, और राजा ये उत्कल राम जो है वो बूंदी शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण झूले पर, ये जो चित्र है किस शैली का चित्र है? ठीक है, कृष्णा ऑन स्विंग, ये है बीकानेर का, बीकानेर शैली का चित्र है ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट ये सारे चित्र हैं। तो कृष्ण झूले पर बीकानेर शैली का चित्र है, नूरुद्दीन ने बनाया है। नेक्स्ट है, भरत राम से चित्रकूट में मिलते हुए। ठीक है, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, ये चित्र किस शैली का है? जो शैली है वो है जयपुर, ये जयपुर शैली का चित्र है। ठीक है, गुमान ने बनाया है, गुमान। नेक्स्ट है, कृष्ण गोपियों के साथ, कृष्ण गोपियों के साथ किस शैली का चित्र है? तो कृष्णा विद गोपीज जो है ये बसोहली शैली का है। ठीक है, बसोहली शैली का चित्र है ये। नेक्स्ट है, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मुगल कालीन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पीरियड में ये गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण बने हुए हैं। ठीक है, राजस्थानी में भी, पहाड़ी में भी, बट यहाँ पे पूछा है मुगल कालीन किस चित्रकार ने बनाया है? तो चित्रकार जो हैं वो हैं मिस्किन। ठीक है, मिस्किन ने बनाया है। मिस्किन जो काम करते थे वो अकबर के टाइम पे, अकबर के शासनकाल में मिस्किन उनके दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। ठीक है, ये चित्र जो है किस शैली का है? तो ये जो चित्र है गोलकुंडा का है। ये चित्र जो है गोलकुंडा का, ये आप याद रख लीजिएगा कि चांद बेबी पोलो खेलते हुए ये गोलकुंडा का चित्र है। नेक्स्ट है, यात्रा का अंत, या इसको बोलते हैं जर्नी एंड, किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर का ये चित्र है।
आप याद करेंगे इसको। नेक्स्ट है पार्थ सारथी। पार्थ सारथी किसका चित्र है? तो ये है नंदलाल बोस का। ठीक है, नंदलाल बोस का चित्र है। नेक्स्ट चित्र है राधिका। तो राधिका जो चित्र है ये किस चित्रकार ने बनाया है? ठीक है, ये बनाया है अब्दुल रहमान चगुताई ने। ठीक है, अब्दुल रहमान चगुताई। ठीक। नेक्स्ट है चित्र मैजिशियन। ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो मैजिशियन जो है वो है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक। नेक्स्ट है मदर एंड चाइल्ड। चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो मदर एंड चाइल्ड जो है टेम्परा में बनाया है जामिनी रॉय ने। ठीक है, यामिनी रॉय भी लिख कर आता है तो सेम ही है। ठीक है, यामिनी जामिनी। नेक्स्ट है राम समुद्र का गर्वमर्दन करते हुए। ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये बनाया है राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, राजा रवि वर्मा का चित्र है ये। इसके बाद है वुमेन फेस। यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये जो चित्र है वो है रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है वुमेन फेस। नेक्स्ट है थ्री गर्ल्स। चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो यह चित्र है अमृता शेरगिल का। थ्री गर्ल्स, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है श्रम की विजय यानी ट्रम्प ऑफ लेबर। ये मूर्ति है, ये किस चित्रकार ने बनाई है? तो डीपी रॉय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है। ठीक है। नेक्स्ट है सांथाल फैमिली। यह मूर्ति किसने बनाई है? ठीक है, तो ये प्रसिद्ध मूर्ति है राम किंकर बैज की। राम किंकर बैज। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो मदर टेरेसा जो है वो बनाया है मकबूल फिदा हुसैन ने। ठीक है, यानी कि MF हुसैन ने। ठीक, पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन और MF हुसैन। नेक्स्ट है कविता का जन्म यानी बर्थ ऑफ पोइट्री। यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये बनाया है KK हेब्बर ने। ठीक है, KK हेब्बर का चित्र है ये। नेक्स्ट है गपसप या फिर गॉसिप। यह चित्र किसका है? तो ये है नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, यानी कि NS बेंद्रे। NS बेंद्रे का चित्र है। ठीक। नेक्स्ट है विकर्ण। विकर्ण चित्र किस चित्रकार ने बनाया यानी कि डायगोनल चित्र किसने बनाया हुआ है? तो ये जो चित्र है ये बनाया है तैयब मेहता ने। तैयब मेहता। ठीक है। नेक्स्ट है भंवर यानी वर्लपूल। यह चित्र किसका है? तो जो भंवर चित्र है ये बनाया है कृष्णा रेड्डी ने। कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट है बच्चे यानी चिल्ड्रंस। यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये चित्र है सोमनाथ होर का। सोमनाथ होर। नेक्स्ट है देवी। देवी चित्र किसने बनाया हुआ है? तो देवी चित्र है ज्योति भट्ट। ठीक है, ज्योति भट्ट। नेक्स्ट है दीवारों से सरोकार। इंग्लिश में ऑफ वॉल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये चित्र किसने बनाया है? तो ये है अनुपम सूद। अनुपम सूद का चित्र है। नेक्स्ट है अनसुनी चीखें। ये जो है अनसुनी चीखें जो चित्र है क्राइज अनहर्ड इसको बोलते हैं, क्राइज अनहर्ड। तो ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है अमरनाथ सहगल ने। अमरनाथ सहगल। नेक्स्ट है गणेशा। मूर्ति शिल्प किस चित्रकार ने बनाया है?
तो गणेशा जो बनाया है पीवी जानकी राम ने, ठीक है, रिपूजे टेक्निक में पीवी जानकी राम। नेक्स्ट है फिगर। फिगर मूर्ति शिल्प किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये हैं शंखो चौधरी। शंखो चौधरी ने बनाया हुआ है ये, ठीक। नेक्स्ट है स्टैंडिंग वुमेन। स्टैंडिंग वुमेन किसका मूर्ति शिल्प है? तो ये है धनराज भगत का, ठीक है, धनराज भगत का मूर्ति शिल्प है ये। नेक्स्ट है चतुर्मुखी। यह मूर्ति शिल्प किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये बनाया है यक्का यदागिरी राव ने, ठीक है, यक्का यदागिरी राव, ठीक है, उनका नाम है यक्का यदागिरी राव, ये उनका मूर्ति शिल्प है, ठीक है। इसके बाद जो चित्र है नेक्स्ट है राजस्थानी शैली को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थानी शैली को पता ही है आपको 4 भागों में बांटा गया है, मेवाड़, ठीक है, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, ठीक है, ये 4 भाग में पूरी राजस्थानी शैली को बांटा गया है। नेक्स्ट है मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मेवाड़ शैली में सबसे प्रसिद्ध देखेंगे तो शहाबुद्दीन है, ठीक है, उसके बाद निसारुद्दीन, बट एग्ज़ाम के लिए शहाबुद्दीन ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन ने रागमाला कब चित्रित की? ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि शहाबुद्दीन की रागमाला कब चित्रित हुई है? तो इन्होंने चित्रित की थी 1628 में, ठीक है, अगर 28 ऑप्शन में नहीं है तब 1650 में, क्योंकि 2 बार चित्रित किया अलग अलग समय पे, तो 1628 50 दोनों करेक्ट है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ज़्यादा जो फेमस है ये है, ठीक है, ये याद रखेंगे 1628। नेक्स्ट मेवाड़ शैली का उजला रूप किस ग्रंथ में दिखता है? ठीक है, तो ग्रंथ जो है मेवाड़ शैली का उजला रूप चौर पंचाशिखा, ठीक है, चौर पंचाशिखा में दिखता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर टाइम देखेंगे तो 1540। नेक्स्ट है पारिजात अवतरण चित्र किस शैली का है? तो पारिजात अवतरण जो है ये मेवाड़ का चित्र है, ठीक है, मेवाड़ ऑप्शन में नहीं है तो उदयपुर करेंगे, और अगर कलाकार देखेंगे तो नानाराम, ठीक है। पारिजात अवतरण को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है मंथन क्रिया, तो मंथन क्रिया भी दे सकता है एग्जाम में, पारिजात अवतरण नहीं देगा फिर। नेक्स्ट है राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? ठीक है, तो ये किया था आनंद कुमार स्वामी ने, यानी A.K. स्वामी ने, ठीक है, जो उनकी पुस्तक आई थी राजपूत पेंटिंग, उसी में उन्होंने ये विभाजन किया था, ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट है मेवाड़ इतिहास और स्थापत्य का स्वर्णकाल किस राजा के टाइम का था? यहाँ पर इतिहास और स्थापत्य पूछ रहा है, ठीक है, तो हो जाएंगे महाराणा कुंभा, ठीक है, स्थापत्य और इतिहास का स्वर्णकाल पूछ रहा है इसलिए कुंभा हो जाएंगे, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल। अब चित्रकला पूछा है तो चित्रकला में जो हो जाएंगे वो होंगे जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह का समय स्वर्णकाल है। नेक्स्ट है पिछवई चित्रण के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है? तो पिछवई के लिए जो केंद्र प्रसिद्ध है वो है नाथ द्वारा, ठीक है, श्री कृष्ण से संबंधित चित्र होते थे। नेक्स्ट है चौगान प्लेयर किस शैली का चित्र है? तो चौगान प्लेयर जो है ये जोधपुर का है, ठीक है, जोधपुर का है, दाना भाटी ने बनाया है, दाना भाटी, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थानी शैली में ढोला मारू विषय पर सबसे ज़्यादा चित्र किस शैली में बने? तो ढोला मारू पे सबसे ज़्यादा जो चित्र किस शैली में बने हैं तो वो है जोधपुर,
ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछ रहा है, बेस्ट नहीं पूछा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चित्र ढोला मारू विषय पर बने हैं जोधपुर में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है। तो ऊंट की खाल पर जो चित्रण विशेषता है वो है बीकानेर शैली की। ठीक है, बीकानेर। नेक्स्ट है राजस्थानी शैली में सावंत सिंह किस शैली से संबंधित है। तो सावंत सिंह जो संबंधित हैं वो है किशनगढ़ से। ठीक है, किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, ये नागरी दास के नाम से कविताएं करते थे। ठीक, नेक्स्ट है बूंदी शैली के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी। तो ये लगी थी 1949 में। जिन्होंने लगवाई थी उनका नाम था ओसी गांगुली। ठीक है, ओसी गांगुली के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है बूंदी शैली में राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र किसने बनाया। तो बूंदी शैली में जिन्होंने चित्र बनाया था वो थे उत्कल राम। ठीक है, उत्कल राम। ठीक, तो टोटल इतने क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, 200 प्लस जो है क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पूरा क्वेश्चन देखिए और सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ करिए, जो क्वेश्चन आ रहे हों उसको भी रिवाइज़ करिए। ठीक है, एग्ज़ाम में अब लगभग 3 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, KVS के लिए बहुत यूज़फुल है ये सारे क्वेश्चन, तो आप सारे क्वेश्चन को ही देखिए। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।